उमक उठे मौसम का मनवा हो, उमक उठे मौसम का मनवा, ठुमक उठे धरती ओ गगनवा, इतराए यहाँ पवन बसंती पहन के पायल पाँव में। ओ मेरा देश बसे है गाँव में, सौंधी खुशबू अपनेपन की यहाँ मिट्टी से उड़ उड़ आवे, सौंधी खुशबू अपनेपन की मिट्टी से उड़ उड़ आवे, उजली उजली धूप यहाँ जीवन के गीत सुनावे, प्यार का दरिया बहे यहाँ रिश्तों की मीठी छाँव में। मेरा देश बसे है गाँव में, मेरा देश बसे है गाँव में। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि पेड़ कितना ऊंचा है, फर्क पड़ता है तो इस बात से कि पेड़ की जड़ें मिट्टी में कितनी गहराई से जुड़ी हैं। ठीक वैसे ही मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है, और हिमालय से भला मजबूत और क्या होगा जो हमारे सर का ताज है। और इसी हिमालय की गोद में बसे हैं हजारों गांव और लाखों गांव वाले। समझदार कहते हैं कि जब भी किसी प्रांत को नजदीक से जाना हो तो सबसे पहले वहां के गांव को देखना बहुत जरूरी है। माटी से जुड़े यहाँ के लोग माटी के रंगों को आज भी अपनी सांसों में बसाए बैठे हैं। माटी के इन रंगों का अपनापन शायद मैं कभी महसूस ना कर पाती अगर कल मुझे मेरे एडिटर साहब की मेल ना आई होती। मेरा नाम रिदम है और पेशे से मैं एक पत्रकार हूँ। पली बड़ी तो मैं उत्तरांचल में हूँ, पर जॉब के सिलसिले में मुझे दिल्ली रहना पड़ता है। जिंदगी में हर किसी को कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है, और इसी तरह जर्नलिज्म को मैंने अपना पेशा बना लिया। लोगों के बीच जाकर और उनकी जिंदगी से जुड़े सच को जानकर उस पर लिखना ही मेरे काम का हिस्सा है। भाग दौड़ की जिंदगी में हर रोज नई से नई तलाश और लंबी से लंबी दौड़ चलती रहती है। रोज की तरह मैंने अपने घर आकर अपनी आज की स्टोरी अपलोड करने के लिए अपनी मेल खोली। इससे पहले कि मैं अपनी स्टोरी अपलोड कर पाती, मेरे इनबॉक्स में एडिटर साहब की मेल आई हुई थी, जिसमें उन्होंने मुझे हिमालय पर्वतमाला पर बसे गांव और वहां बसे लोगों की कला, संस्कृति और खेती से जुड़े विषयों पर स्टोरीज कवर करने के लिए बोला, जिसमें सबसे पहले मुझे लद्दाख क्षेत्र को कवर करना था। एक बार तो मैं थोड़ा सा घबरा गई, पर फिर मैंने सोचा कि यही तो मेरी जर्नलिज्म का हिस्सा है। मैंने भी इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और सीधा अपने जानकार मुरुप नामग्याल जी को फोन लगाया। उन्होंने मेरी मदद के लिए हाँ कर दी। उनसे बात करके मेरा हौसला और भी बढ़ गया। बस फिर क्या था, मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, अपना कैमरा उठाया और निकल पड़ी हिमालय के सफर पर। सफर थोड़ा सा लंबा है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख प्रांत से अरुणाचल प्रदेश के चंगलांग जिले तक जाएगा। इस समय मेरा विमान हिमालय पर्वत श्रृंखला के ठीक ऊपर है। हमारे देश के हिमालय को 3 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न। और आज मेरा पहला पड़ाव है वेस्टर्न रेंज के लद्दाख में। एयरपोर्ट से सीधा मैंने नामग्याल जी के घर की तरफ रुख किया। नामग्याल जी लेह में ही रहते हैं और सरकार ने उन्हें अपने प्रांत की कला और संस्कृति की सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है। उनसे मिलने वाली हर जानकारी मेरे लिए बड़े ही काम की होगी। मन की इसी कश्मकश में कब नामग्याल जी का घर आ गया पता ही नहीं चला। नमस्ते सर। जुले जुले जुले, कैसे हैं आप? ठीक है? बहुत बढ़िया सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने आपको नमस्ते बोला, आपने मुझे जूले बोला। लद्दाखी में नमस्ते को जुले ही बोलते हैं। अच्छा जी। तो जुले का मतलब है बहुत आदर के साथ आपको हम दुआ करते हैं कि आप खुश रहे, आबाद रहे और जिंदाबाद रहे।
सर पहले तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी हेल्प करने के लिए माने और आपके भरोसे मैं यहाँ तक आ सकी हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आप लद्दाख आए, समझो कि बाहर आए। सर मैं यहाँ पे लद्दाख के कल्चर, आर्ट और एग्रीकल्चर के बारे में जानने आई हूँ। सो आप खुद आर्ट एंड कल्चर में पद्मश्री हैं। सो मुझे लगता है कि मुझे और कोई बेहतर इंसान मिल ही नहीं सकता था जो मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकता था। बहुत अच्छा कि आपने जो लद्दाख के आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज को आपने लिया है। सर सबसे पहले तो मैं लद्दाख के बारे में जानना चाहूँगी कि इसका नाम कैसे पड़ा और कैसा कल्चर है यहाँ पे। लद्दाख बहुत पुराने ज़माने में एक ओशन था जी। तो हमारे एक ढाचुम्पा यिमा गुम्पा करके वो जो कश्मीर से आए जी। और उन्होंने यहाँ के किसी पहाड़ की ऊंचा पे बैठकर, जहाँ लामायुरी के एकदम पहाड़ पर बैठकर उन्हें पूजा की जी। और धीरे धीरे पानी निकलना शुरू हो गए ओके। और ज़मीन आ गए तो लोग यहाँ से दर्द लोग नीचे से आने लगा। अच्छा। और जो तिब्बती लोग हैं, मंगोल लोग जी, वो इस साइड से आने लगा। ठीक है। और जो मोन है वो हिमाचल से आने लगा। ठीक है। मतलब 3 नस्ल। अच्छा। 3 नस्ल यहाँ आके धीरे धीरे बसने लगा। वो लोग अपने भेड़ के साथ, बकरियों के साथ आए थे। मतलब जहाँ जहाँ अच्छे घास थे, पानी थे जी। तो वहाँ कई महीने बैठने के बाद तो वो लोग एकदम से एक दूसरे से मिक्स हो गए। तो ला मीन्स पासिस को बोलता है, पास जी। तो दक्स मीन्स उसकी जो बीच में बैठते हैं, बसते हैं, उनको दक्स बोलते हैं। ठीक है। तो पास और उनके बीच में बैठने वालों को लद्दाख के नाम से पुकारा गया। यहाँ पे प्रेजेंट आपकी पॉपुलेशन कितनी है और ये रीजन मतलब कहाँ तक फैला हुआ है? करगिल से लेके यहाँ चंगथंग देमजोक तक है जी। देमजोक से आगे एकदम से चाइना है जी। तो ये ज़ंस्कार भी आते हैं, नुब्रा भी आता है, इलाका शाम भी आता है। अच्छा, तो ये 5-4 रीजन मिलके लद्दाख बन जाते हैं जी। तो यहाँ का पॉपुलेशन तो तकरीबन 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा है, इतना बड़ा नहीं है। तो इसमें हमारे बुद्धिस्ट भाई ज़्यादा है जी। करगिल में मुस्लिम भाई ज़्यादा है जी। तो लेह में मुस्लिम कोई 9% मुस्लिम है और 2% क्रिश्चियन है जी। 1-2% सिख और हिंदू भी है। तो रहन सहन तो यहाँ बहुत कठिन है। तो सर्दियों के 6 महीने यहाँ का जो 1-2 पासिस हैं, जुजिला और ये पेंजेला, वो लोग कट जाते हैं। तो लद्दाख सारे हिंदुस्तान के साथ फिर अलग हो जाता है। नामग्याल जी से बात करके मुझे जो अपनापन महसूस हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकती। नामग्याल जी ने मुझे यहाँ के बारे में बहुत जानकारी दी और ये भी बताया कि सर्दियों में ये इलाका बाकी प्रांतों से कट जाता है, इसलिए लोग गर्मी की शुरुआत से ही खेतीबाड़ी के काम में लग जाते हैं ताकि वो पूरे साल का अनाज जुटा सकें। साथ ही उन्होंने मुझे यहाँ के आदर्श गाँव साबू के बारे में भी बताया जिसे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने गोद लिया था और ये भी बताया कि वहाँ आज भी पुराने घर, रीति रिवाज और खेती के पुराने तरीकों को करीब से देखा जा सकता है। बस तभी मैंने उस गांव में जाने का मन बना लिया। नामग्याल जी से विदा लेकर मैं चल पड़ी साबू गांव की ओर। इन खूबसूरत वादियों को देखते ही मेरे मन की हलचल और बढ़ने लगी। जहाँ एक तरफ मुरथल जैसे सूखे पहाड़, वहीं दूसरी तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। शायद इसीलिए इसे लैंड ऑफ न्यूड माउंटेन्स भी कहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट रेगिस्तान की तरह सूखा और साइबेरिया की तरह बर्फीला है। लद्दाख समुद्र तल से 8,000 से 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर बसा है। साल के 12 महीनों में से 8 महीने यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। कहीं कहीं तो पारा -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यहाँ बारिश भी ना के बराबर होती है। वादियों की इस खूबसूरती को निहारते निहारते कब साबू गांव आ गया पता ही नहीं चला। गांव के बाहर गाड़ी के पहियों की रफ्तार धीमी हो गई थी। पता चला कि गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी, पर मेरे कदमों ने अपनी रफ्तार की गति और भी तेज कर ली थी और इस गांव के बारे में जानने के लिए मैं चल पड़ी मुखिया जी के घर की तरफ, जिन्हें नामग्याल जी ने पहले से ही फोन कर दिया होगा। नमस्ते, मैं आपका गांव घूमने आई हूँ, तो आपके मुखिया का घर कहाँ है? मेरे पूछने पर उन्होंने अपनी भाषा में बोलना शुरू कर दिया, जो समझना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, पर मैंने उनके इशारों से मुखिया जी के घर को जाने वाले रास्ते का अंदाजा लगा ही लिया।
नमस्ते। झूले जी, झूले जी। सर मैं दिल्ली से आई हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे पता चला यहाँ पे कि आपका ये गांव साबू गांव जो है बहुत पुराना है और आदर्श गांव माना गया है। तो मैं जानने आई हूँ इस गांव के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और खेती जो करते हैं आप लोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानने आई हूँ। गाँव तो मैडम देखिए बहुत पुराना है जी। ये जो साबू गांव बोलते हैं ना, एक्चुअली इसको सबकुछ बोलते हैं। ओके। साब मीन्स दिस सॉइल, खुद मीन्स हो गया फर्टाइल, मतलब जो सॉइल जो है ना बिल्कुल फर्टाइल सॉइल। नेचुरली जो यहाँ आपके एग्रीकल्चर के हिसाब से ये गांव जो है ना वो बहुत ही सबसे मतलब नंबर 1 कहेंगे। तो ये गांव मतलब लेके नज़दीक होने की वजह से एग्रीकल्चर के लिए से बहुत ही प्रोग्रेसिव एक डेवलप विलेज है। सर आपने मुझे बताया कि ऑलरेडी आपके गांव की जो मिट्टी है बहुत फर्टाइल है, राइट, और खेती करने के लिए बहुत अच्छी है। तो क्या क्या खेती करते हैं आप यहाँ पे? एग्रीकल्चर के लिए से यहाँ पर मैक्सिमम 70% जो लोग हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर पर मतलब निर्भर करते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पोटैटो जो है ना बिल्कुल पूरे ले डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो पोटैटो का जो प्रोडक्शन है वो इस गाँव में होता है। जी जी जी। तो फिर हम क्या करते हैं, पोटैटो जो है ना फिर यहाँ पर हमारा एक मेन जो हमारा ये मार्केट है वो आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस। अच्छा, सारी आर्मी को पोटैटो यहीं से जाता है? बिल्कुल, यहाँ से वैसे तो हर एक जगह से जाती है, मतलब मैक्सिमम यहाँ से जाता है। सर आपके गांव को, साबू गांव को आदर्श गांव माना गया है, तो उसका कारण क्या है? हमारे राष्ट्रपति जी ये आए थे 2003 में यहाँ पर, तो उन्होंने तो इस गांव को मतलब एज ए मॉडल विलेज अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक तो ये मॉडल विलेज है, तो उसमें भी हमें कुछ मतलब पैसे मिले थे, उसमें भी थोड़ी बहुत मतलब हमारी डेवलप हो गई। मुखिया जी ने मुझे बताया कि यहाँ के गांव में तकरीबन 1300 के करीब आबादी है और इस गांव में सभी सरकारी स्कीमें उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने घूमने के लिहाज से बताया कि गांव में पुराने घर और 2 बौद्ध मंदिर हैं, जिन्हें गोम्पा या मोनेस्ट्रीज भी कहते हैं। साथ ही गांव में पानी का चश्मा भी है, जिसका पानी स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। पर अभी गर्मी की शुरुआत है, इसलिए यहाँ गांव में अधिकतर लोग खेती के शुरुआती कार्य में लगे होंगे। 2010 में लेह में बादल फटने से इस गांव को काफी नुकसान हुआ था, जिसके अंश अभी भी इस गांव में देखे जा सकते हैं। पर अब मौजूदा सरकार की मदद और गांव वालों की हिम्मत से इस गांव को वापस उसी रूप में लाया जा रहा है। मुखिया जी से जानकारी लेने के बाद मैंने रुख किया गांव में बने बौद्ध मंदिर की तरफ। कहते हैं किसी भी काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से ही होनी चाहिए। तो मैं अपने हिमालय पर्वतमाला के सफर की शुरुआत बिना आशीर्वाद के कैसे कर सकती थी? गोम्पा के बाहर ही मेरी मुलाकात 2 बुजुर्गों से हुई। पता चला कि वो भी दूर किसी गांव से यहाँ दर्शनों के लिए आए हैं। अंदर आते ही मुझे रूहानियत का एहसास हुआ। यहाँ मैंने भगवान बुद्ध के दर्शन किए। इस गोम्पा की खूबसूरती देखते ही बनती थी। भगवान का आशीर्वाद लेकर मैं चल पड़ी गांव की गलियों की ओर। गांव तो एकदम पारंपरिक लद्दाखी गांव दिख रहा है। गलियों में चलते चलते जहां भी मेरी नजर जा रही थी वहीं कुछ ना कुछ अलग दिखाई दे रहा था। कहीं स्कूल जाते बच्चे तो कहीं नन्हे बच्चे अपने बचपन का मजा ले रहे थे। कहीं खेती तो कहीं बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर परमात्मा की भक्ति में लीन थे। इन खूबसूरत नजारों को भी मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इन गलियों में घूमते हुए मेरे कदम एक घर के बाहर रुक गए। ये घर काफी पारंपरिक दिख रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इसे अंदर से ही देखा जाए। अंदर से ये घर लद्दाखी आर्किटेक्चर का जीता जागता नमूना है। घर के अंदर से आ रही कुछ पकने की खुशबू ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। अंदर देखा तो माताजी अपने पुराने रसोई घर में कुछ बना रही थी।
नमस्ते माता जी। नमस्ते झूले जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। मैं आपके घर के पास से निकल रही थी अभी। अच्छा। देखा बहुत प्यारा पुराना सा घर बना हुआ है। पुराना घर है। हाँ, ये क्या बना रहे हैं आप? बाबा जी। बाबा ये क्या होता है? पहले पानी उबालता है जी। हाँ। नमक डालता है जी। हाँ। फिर ये आटा और सत्तू डालकर ये सब। अच्छा, तो ये आपका ये ट्रेडिशनल डिश है? हाँ। रोज खाते हैं? कभी कभी खाता है। कभी कभी खाते हैं। हाँ। ये लकड़ी का है सारा? लकड़ी का। इसको अभी कितना टाइम लगेगा बनने में? 15 मिनट। 15 मिनट लगेगा? तैयार होने के बाद माताजी ने मुझे पाबा दही के साथ परोसा। उस माँ के प्यार को देखकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। शहरों में तो कोई किसी को पानी भी नहीं पूछता, और यहाँ ममता भरा खाना। सच, तभी तो कहते हैं मेरा देश बसे है गाँव में। मेरा देश बसे है गाँव में। अभी मैं घर से बाहर ही निकली थी कि कुछ गुनगुनाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। एक घर में देखा तो कुछ महिलाएं और पुरुष अपने पारंपरिक परिधानों में वहाँ कुछ तैयारी कर रहे थे। मैं भी इसे और करीब से जानना चाहती थी, इसलिए मैं बिना पूछे ही घर में घुस गई। नमस्ते। नमस्ते। झूले 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 झूले। मैं यहाँ से गुजर रही थी, आपका गांव देखने आई थी। जी हाँ। तो मैंने कुछ आवाज गाने की सुनी और देखा कुछ कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, तो मुझे लगा कि मैं पूछना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जी, यहाँ आज ये इस साल की जो फसल बोने का शुरुआत आज से हो रहा है इधर। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? भगवान को पूजा करके जो उनसे जो आशीर्वाद लेने के लिए ये सब तैयार करके हमने खेती पर निकालता है। इसलिए ये तेल लगाता है इस तरह जो को हम इसको जो बोलता है कुछ नहीं करता है। जी हाँ, कोई बात नहीं। ये मुझे तो जानते नहीं, कुछ कहेंगे तो नहीं, कुछ नहीं करेगा, आप कुछ नहीं करेगा इसको। तो क्या करते क्या है आप पूजा में? बोल करके ऐसे बोलता है हम। इसका मतलब है भगवान जी आपने आपका आशीर्वाद दीजिए, हमारा जो फसल जो है इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा फसल दे दे। ये आप जो तोड़ रहे हैं? जी हाँ। ये क्या बना हुआ है? ये ढंगियास है, ढंगियास बोलता है हम इसका नाम। इसको बनाता है ये जो गेहूँ है, उस गेहूँ को भुनाकर फिर गराड में पीस करके सत्तू बनाकर उसको आटे की तरह गूंद करके फिर ये बनाता है। आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये सर पे जो डाला हुआ है कीपी बोलता है। कीपी पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे घरेलू पेय पिलाया और फिर खेती शुरू कर दी। बुजुर्ग से बात करने पर पता चला कि खेती के साथ पारंपरिक लोकगीतों की भी परंपरा जुड़ी है, जो यहाँ की औरतें गा रही थी। 21वीं सदी में आज भी यहाँ के लोग पुराने तरीके से खेती करते हैं ताकि पुरानी परंपरा को आने वाली पीढ़ी के लिए जीवित रख सकें। यहाँ खेती का समय बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ सब खेती में एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे ये सोचकर गर्व हुआ कि सचमुच अनेकता में एकता के प्रतीक गाँव की लोकधारा कितनी समृद्ध है। हाथ मिट्टी से सने हो या चेहरा पसीने से भरा, यहाँ जीवन हमेशा मुस्कुराता है। गांव की इन गलियों में घूमते हुए उत्साह और उमंग से भरी लड़कियों का समूह मेरे पास से गुजरा। देखने से तो लग रहा था या तो खेतों से वापस आ रही थी या खेतों की तरफ जा रही थी, पर इन लड़कियों के चेहरे की चमक गांव की जीवंतता की चमक थी, कभी ना थकने वाले हौसले की चमक। कुछ कदम और आगे बढ़ने के बाद मैं एक पानी की धारा के बगल से गुजरी। पानी एकदम साफ और चीनी की तरह मीठा था, पर तभी मेरे मन में एक सवाल आया कि यहाँ बारिश तो होते नहीं, फिर ये पानी कहाँ से आ रहा है? मैं इसका जवाब ढूंढने के लिए इस धारा के साथ चल पड़ी। थोड़ी दूर बाद ही ये धारा एक खेत में जा रही थी, जहां मुझे कुछ लोग खेतों में काम करते हुए दिखे, और यही लोग मेरे सवाल का जवाब दे सकते थे। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस जी ठीक है जी। आप लोग कर क्या रहे हैं? आज हम यही खेत पे जो पानी डाल रहा था। पानी? हाँ। क्यों पानी क्यों डाल रहे हैं? पानी क्योंकि इस ज़मीन को अब हम
नरम होने के लिए। एक चीज मुझे बताइए, हाँ। यहाँ पे बारिश तो होती नहीं है ना, तो ये पानी जो इतना आ रहा है यहाँ पे आप कर रहे हैं, खेतों में लगा रहे हैं, ये पानी आता कहाँ से है? ये पानी जो है, पानी जो हमारा यहाँ नीचे सिंधु भी है, सिंधु की इर्द गिर्द वाले लोग सब वहाँ से पानी निकल के वहाँ से पानी खेतों में देते। ठीक है। तो यहाँ सिंधु से वहाँ से पानी आना मुश्किल है, नहीं लाते। हम यहाँ क्या करते हैं, वहाँ यही बर्फ गिरा है, वो निकल के आते हैं आराम से। तो वहाँ हमारे बीच में कुआं लगा हुआ है, तो उसको रात को हम पानी जमा करते हैं, ठीक है ना। तो पानी जमा करके तो दिन में ये खेतों को या हर जगह में ये पौधे लोगों को सबको पानी रहता। मतलब ये मौसम में, गर्मियों के मौसम में पानी पिघल के आपके पास पानी आएंगे सारे। आराम से। तो इसके बाद आप कौन सी फसल लगाएंगे यहाँ पे? इसमें गेहूँ भी लगते हैं, तो आलू भी लगते हैं, आलू भी लगते हैं, हर सारे सब्जी वगैरह सब कुछ लगते हैं। गोभी सबसे लद्दाख का मना हुआ है। अच्छा। गोभी जिस दिन हमारे यहाँ मोदी साहब आया, मोदी साहब ने बोला मैं लद्दाख में जाके लद्दाख से गोभी लेकर जाएगा। क्या बात है, मैं भी लेके जाऊंगी। बात करते हुए किसान भाई ने बताया कि अब यहाँ की खेती में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ खेती का समय सिर्फ 5 से 6 महीने का ही होता है, इसलिए यहाँ के लोग पॉली फार्मिंग के जरिए हरी सब्जियां भी उगाने लगे हैं, जिसकी जानकारी और ट्रेनिंग इन्हें सरकार और आर्मी इंस्टीट्यूट दीहर से मिली। इन्हें इनके कामों में मशरूफ छोड़कर मैं देखने चल पड़ी थी उस नदी को जो यहाँ की जीवन दायिनी है। पहाड़ के रंगों में एक रंग ये पताके भी हैं, जो यहाँ की धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। इन रंगों के बीच होते हुए मैं पहुंच गई थी सिंधु नदी के किनारे। ये एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और लद्दाख की मुख्य जीवन धारा भी। तिब्बत के पठार से लद्दाख होते हुए ये नदी पाकिस्तान के कश्मीर वाले इलाके में चली जाती है। इस पवित्र जीवन धारा के किनारे कुछ पल बिताने के बाद मैंने रुख किया दीहर की तरफ, जिनके सहयोग से यहाँ की कृषि में एक नई क्रांति आई है। हेलो सर, मेरा नाम रिदम अरोड़ा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ के एग्रीकल्चर, कल्चर और यहाँ के लोगों पे एक स्टोरी कवर कर रही हूँ। सर मैं अभी साबू गांव से होके आ रही हूँ, तो मुझे वहाँ के किसानों ने बताया कि डीहर ने एग्रीकल्चर के ऊपर किसानों के लिए बहुत रिसर्च की है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि मैं यहाँ आकर ज़्यादा डिटेलिंग में आपसे जानूँ। सो प्लीज़ सर मुझे बताइए थोड़ा सा। देखिए, टेक्नोलॉजीज़ पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जिसे हम DHR के नाम से जानते हैं यहाँ के आम जनता, एक DRDO की छोटी सी शाखा है जो एग्रो एनिमल बेस्ड रिसर्च R&D की यहाँ काम करती है। हमारा यहाँ पर रहने का मकसद इसलिए है कि हम अपने यहाँ का एग्रो बेस्ड एनिमल रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करें, उसे किसानों तक पहुँचाए और किसान अपने प्रोड्यूस को यहाँ के डिफेंस पर्सनल, आर्मी जवान, ITBP के जवान, जो भी डिफेंस पर्सनल है उनको अपने प्रोड्यूस सप्लाई करें, ताकि हमारे जवानों को यहाँ के लोकल सब्जियां मिले और हमारे किसानों को साथ ही साथ उनकी आमदनी भी बढ़े। ठीक है, कई सारे टेक्नोलॉजीज यहाँ पर डेवलप किए हैं, जिसमें कि इस जलवायु में हम कैसे कैसे कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। सर्दियों में यहाँ -20-25 तक पहुँच जाती है, जब आपको बाहर में कोई हरा पत्तियाँ, हरा सब्जियां नहीं मिलती, तो यहाँ पर अलग अलग किसान की क्षमताओं के अनुसार हमने अलग अलग तरह के ग्रीन हाउस बनाए हैं। साइंटिस्ट साहब मुझे दीहर अंदर से दिखाने ले गए, जहां उन्होंने मुझे यहाँ इस्तेमाल होने वाली कुछ नई टेक्नोलॉजी से परिचित करवाया, जैसे पॉली फार्मिंग, टंच फार्मिंग, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। और ये सब टेक्नोलॉजी यहाँ के किसानों की जिंदगी में एक नया बदलाव लाई थी, जिसके इस्तेमाल से वो यहाँ अनुकूल वातावरण ना होते हुए भी सब्जियां और फल उगा सकते हैं। और वो मुझे कुछ पॉली हाउसेस में भी ले गए जहाँ सब्जियां उगी थी। बात करने पर बताया कि ये सब सब्जियां या तो आर्मी या मार्केट में जाती हैं, वो भी कम से कम कीमत पर, ताकि यहाँ के लोग हर उस सब्जी को ताज़ा खा सकें जो पहले सर्दियों में सड़क मार्ग बंद होने पर यहाँ नहीं पहुँच पाती थी। सलाम है सरकार को, दीहर और यहाँ के साइंटिस्ट को, जिन्होंने यहाँ के किसानों के लिए इतना सोचा है। दिन भर की इस भागदौड़ में
कब सूर्य अस्त होने को आ गया पता ही नहीं चला। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा आज का सफर इतना सुहाना रहेगा। इन सपाट और लगभग एक रंग पहाड़ों के बीच मुझे जिंदगी के इतने रंग देखने को मिलेंगे। पहाड़ बेशक पत्थर के हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच रहने वालों के सीने में जो दिल धड़कता है वो मोहब्बत और गर्मजोशी से भरा है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने घर से दूर किसी बेगानी जगह पर हूँ। मुझे तो यहाँ सब अपने लग रहे थे। इसी अपनेपन को मैंने अपनी डायरी के पन्नों पर उतारना शुरू कर दिया, जैसे नामग्याल जी का वो प्यार भरा अभिनंदन और खेतों में काम करते वो गाँव के लोग, बुजुर्ग महिला का वो अपनापन, उमंग से भरी जिंदा दिल लड़कियाँ, स्कूल जाते हुए मासूम से बच्चे जो मेरे मन के किसी कोने में बस गए थे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँव में बसता है, और उसी भारत को देखने के लिए मैं निकल पड़ी हूँ। मेरे आज के अनुभव ने मेरे इस मिशन को और भी मजबूत बना दिया है। मौसम का मनवा हो, मौसम का मनवा, ठुमक उठे धरती ओ गगनवा, इतराए यहाँ पवन बसंती पहन के पायल पाँव में। ओ मेरा देश बसे है गाँव में, मेरा देश बसे है गाँव में।